Hello students, this is Chandrasekhar Sen from Government Polytechnic College अजमेर। स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो स्टेबिलिटी चैप्टर में से लिया गया है, और इसके अंदर हम आज स्विंग इक्वेशन डेरिवेशन किस तरह की जाती है, स्विंग कर्व किस तरह ड्रॉ किया जाता है और उसके एम और एच कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ई वीडियो लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ स्विंग इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्विंग इक्वेशन देखिए, ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट कंडीशन द बिहेवियर ऑफ सिंक्रोनस मशीन कैन बी डिस्क्राइब बाय दिस इक्वेशन। कि जब ट्रांजिएंट कंडीशन आती है मशीन के अंदर, तो मशीन के बिहेवियर में जो चेंजेस आता है उसको हम इस इक्वेशन के द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि सिंक्रोनस मशीन हमारी, ये सिंक्रोनस मशीन है, ये हमारी रन कर रही है, और कुछ डिस्टर्बेंस अगर सिस्टम में आते हैं, जैसे कि सडन चेंज इन लोड, स्विचिंग और सडन शॉर्ट सर्किट अमंग लाइंस, तो इस तरह के जो डिस्टर्बेंस आते हैं उसकी वजह से हमारे रोटर है उसकी एंगुलर पोजीशन में चेंज होता है, उसके मैग्नीट्यूड में चेंज होता है, उसमें ट्रांजिएंट करंट फ्लो होती है। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है, ठीक है, उसका अगर डिफरेंशिएशन हम निकालते हैं तो हमें स्विंग इक्वेशन प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन जो मैंने लिख रखी है स्विंग इक्वेशन की, वो ये है, द डिफरेंशिएशन इक्वेशन, ये एक तरह की डिफरेंशिएशन इक्वेशन है दैट रिलेट था, जो कि रिलेट करती है तीन चीजों को। किस किस को? एंगुलर मूवमेंट को यानी एम को, द एक्सेलरेशन पावर यानी पीए को, एंड रोटर एंगल को। तो इन तीन चीजों के बीच में जो रिलेशन क्रिएट करती है एक डिफरेंशिएशन इक्वेशन है, वो कहलाती है हमारी स्विंग इक्वेशन। ठीक है, अब स्विंग इक्वेशन के अंदर क्या होता है कि हाउ द रोटेट एंगल चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम फॉलोइंग अ डिस्टर्बेंस। तो स्विंग इक्वेशन हमको ये बताती है कि किस तरह से रोटर के एंगल में चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम फॉलोइंग द डिस्टर्बेंस। जब सिस्टम में डिस्टर्बेंस आते हैं, हमारा रोटर सपोज यूं घूम रहा है और एकदम से डिस्टर्बेंस आए तो रोटर हमारी पोजीशन चेंज कर लेता है। ठीक है, रोटर ये मान के चलते हैं कि ये स्टेटर का फ्लक्स है, रोटर का फ्लक्स है, ये दोनों साथ घूम रहे थे, लेकिन जैसे लोड आता है तो रोटर हमारा ये रहता है, स्टेटर का फ्लक्स यूं चलता रहता है। ठीक है, तो उस तरह से रोटर के एंगुलर में कुछ चेंजेस आते हैं। यहाँ मैंने दिखा रखा है, देखिए हमारा ये मशीन है जिसे हम जनरेटर बोलते हैं, इसका आउटपुट है हमारा पीई यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर, इलेक्ट्रिकल पावर है। ठीक है, ये इसकी शाफ्ट मैंने यहाँ देखा रखी है, ये शाफ्ट, ये कहलाता शाफ्ट पावर, पीएस यानी शाफ्ट पावर। ये शाफ्ट का टॉर्क है जिसकी स्पीड क्या है, ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है रोटर हमारा, और टीई इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है जो कि इस डायरेक्शन में है। ठीक है, यहाँ और अल्फा डेल्टा इजिकल टू लोड एंगल है। तो ये कुछ पैरामीटर्स है जो मैंने यहाँ पे ले रखे हैं। अब हम डिराइव करते हैं स्विंग इक्वेशन को। तो इस तरह से देखिए कि स्टार्टिंग में जब किसी भी तरह का, ध्यान से सुनना देगा, स्टार्टिंग में जब किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस सर्किट में नहीं था, तो इस जगह पे ये मान लेते हैं हम स्टेटर फील्ड का एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस ऑफ स्टेटर फील्ड, और उस कंडीशन में रोटर फील्ड का भी एक्सिस सेम यही था, यानी दोनों एक दूसरे के कोइंसाइड थे। ठीक है, ये स्पीड के ऊपर ओवरलैपिंग था, दोनों एक स्पीड से रोटेट कर रहे थे, वो जो कि ओमेगा एस स्पीड है, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड है। इस स्पीड से ये एक्सिस और ये एक्सिस, दोनों एक्सिस है वो रोटेट कर रहे थे हमारे। लेकिन अब किसी कारण से सिस्टम के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हुए, जैसा कि सडन चेंज इन लोड हुआ, या स्विचिंग हुई, या शॉर्ट सर्किट हुआ कहीं पे, तो उसकी वजह से जो रोटर फील्ड है वो स्टेटर फील्ड से पीछे चला गया। ठीक है, स्टेटर फील्ड तो चल रहा है ओमेगा एस स्पीड से, लेकिन रोटर फील्ड की स्पीड अब ओमेगा हो गई, यानी थोड़ी कम हो गई, और एक एंगल क्रिएट हुआ दोनों के बीच में, डेल्टा, जिसको कि हम लोड एंगल बोलते हैं, और ये हमारा दोनों का रेफरेंस एंगल था। ठीक है, अब रेफरेंस एंगल और रोटर एंगल दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट हुआ उसको थीटा बोलेंगे, और रोटर फील्ड और स्टेटर फील्ड के बीच में जो एंगल क्रिएट हुआ वो हमारा डेल्टा कहलाएगा। तो ये डायग्राम को आप समझिए। अब आप देखिए, इसको मैंने लिखा है कि लेट बी कंसीडर एट टी, किसी भी क्षण टी समय में एंगुलर पोजीशन ऑफ रोटर
इज थीटा। जो रोटर की जो एंगुलर पोजीशन है वो कितनी है, थीटा है, यानी थीटा डिग्री पीछे चला गया। एंड रोटर फील्ड इज डिस्प्लेस्ड डेल्टा एंगल टू फाई एस, और रोटर का फील्ड है वो स्टेटर फील्ड से फाई एस पीछे, फाई एस जो फील्ड है उससे डेल्टा एंगल पीछे चला गया। अब इस रोटर फील्ड को मुझे इस डायरेक्शन में रेफरेंस में लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थीटा, ये वैल्यू कितनी है, थीटा। तो मैं लिख सकता हूं थीटा इक्वल्स टू ओमेगा एस इंटू टी प्लस डेल्टा। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ये कर दूंगा तो मेरा ये लाइन यहां पे आ जाएगी। अगर मेरी रोटर की फील्ड की स्पीड समय के साथ ओमेगा टी स्पीड हो और रोटर का एंगल इसमें जोड़ दूं मैं, तो मेरा ये रोटर एंगल है वो रेफरेंस एंगल तक आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इक्वेशन लिखी है थीटा इक्वल्स टू ओमेगा एस टी प्लस डेल्टा। ओमेगा एस यहाँ पर सिंक्रोनस स्पीड है, टी टाइम है, और ये हमारा लोड एंगल है। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो हमें मिलेगा टी के सापेक्ष में कि डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा एस प्लस डी डेल्टा अपॉन डी टी। ठीक है, अब उसका सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे हम, तो हमें मिलेगा डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हमारा कांस्टेंट बन जाएगा और हमें मिलेगा डी टू डेल्टा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो और एक तरह से ये स्पीड में जो स्पीड का मैंने डबल डेरिवेटिव किया है, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, एक्सेलरेशन। सो अल्फा कहलाएगा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रोटर। तो इस इक्वेशन को हम याद रखते हैं कि अल्फा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, डी टू थी डेल्टा अपॉन डी टी स्क्वायर। अब यहाँ हमारा जो नेट टॉर्क है वो क्या होगा, टी ए इक्वल्स टू टी एस माइनस टी ई, यानी शाफ्ट टॉर्क में से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क माइनस कर दें तो हमें मिलेगा नेट टॉर्क मिलेगा। अब टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड, टॉर्क इज इक्वल टू टी एस माइनस टी ई। अब टॉर्क को मैंने, ये जो इक्वेशन है इसको मैंने दोनों तरफ में ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओमेगा से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ मुझे मिलेगी पावर, क्योंकि ओमेगा और टॉर्क दोनों अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें पावर मिलती है। तो ये कहलाएगी पी ए, ये कहलाएगी पी एस और ये कहलाएगी पी ई। ठीक है, तो इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं वापस से कि ओमेगा टी ए इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू पी एस माइनस पी ई। अब टी इज इक्वल टू, देखो मैंने क्या लिखा, जे अल्फा। जे का मतलब यहाँ पर इनर्शिया और अल्फा हमारा एक्सेलरेशन जो हमने पीछे देखा था वो है। तो यहाँ मैंने वैल्यू पुट कर दी इसकी, और जे ओमेगा इज इक्वल टू कहलाता है एम यानी एंगुलर मोमेंटम। तो जे ओमेगा की जगह मैंने लिख दिया एम, और अल्फा की जगह लिख दिया मैंने डी टू डेल्टा अपॉन डी टी स्क्वायर, जिससे पहले किया था, इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू पी एस माइनस पी ई। तो ये जो हमारी इक्वेशन मिली है ये कहलाती है हमारी स्विंग इक्वेशन। तो उसको डेरिवेशन करना बिल्कुल ईजी है, केवल ये देखिए, एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही, तीसरी लाइन में हमारी डेरिवेशन जो है डिराइव हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्विंग कर्व की। तो ये हमारा कहलाता है स्विंग कर्व। स्विंग कर्व जो होता है वो हमारा लोड एंगल और टाइम के बीच में एक कर्व होता है। यहाँ हमने देखा कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारा लोड एंगल है वो इंक्रीज होता है। जब भी लोड सिस्टम पे आता है तो लोड एंगल हमारा इंक्रीज हो रहा है। अब लोड हमारा एंगल इंक्रीज हो रहा है और सपोज उसके दो केस हैं, इस पॉइंट से अगर वो नीचे चला जाता है तो वो कहलाएगा हमारा सिस्टम स्टेबल है। ठीक है, स्टेबल कब कहलाएगा, जब डेल्टा पहले इंक्रीज हो जाए उसके बाद देन डिक्रीज हो जाए। डेल्टा हमारा पहले लोड एंगल इंक्रीज हो रहा है उसके बाद डिक्रीज हो रहा है, तो हम कहेंगे कि सिस्टम हमारा स्टेबल है। लेकिन अगर हमारा इनडेफिनेटली जो डेल्टा है वो इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है, तो वो सिस्टम कहलाएगा हमारा अनस्टेबल। क्योंकि जब लोड एंगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो रोटर कभी भी स्टेटर फ्लक्स के साथ सिंक्रोनाइज नहीं हो पाएगा और मोटर हमारी रुक जाएगी, सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। तो अनस्टेबल यानी कि जब हमारा डेल्टा इंक्रीज होता है इनडेफिनेटली, तो ये हमारा स्विंग कर्व कहलाता है। और स्विंग कर्व बेसिकली डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। सिस्टम की अगर स्टेबिलिटी पता करनी है तो हमें स्विंग कर्व का यूज करना होता है। अब हम बात करते हैं एम और एच कांस्टेंट की, जो कि एग्जाम में अक्सर आते हैं 2 नंबर के या न्यू टाइप में। तो यहाँ देखिए 2 कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट एंड एच कांस्टेंट। तो एच को हम बोलते हैं पर यूनिट इनर्शिया कांस्टेंट। इसका फॉर्मूला होता है एच इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट रेटेड स्पीड
अपॉन रेटिंग ऑफ मशीन। तो काइनेटिक एनर्जी एट रेटेड स्पीड और रेटिंग ऑफ मशीन का जो रेशियो है वो कहलाएगा हमारा एच कांस्टेंट, जिससे हम पर यूनिट इनर्शिया कांस्टेंट कहते हैं। इसका फॉर्मूला है पाई एफ एम अपॉन एस। पाई यहाँ पर जो रेडियन होता है वो पाई वही है जिसकी वैल्यू 180 होती है। एफ में यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, एम यहाँ पर मोमेंटम ऑफ इनर्शिया और एस यहाँ मशीन की रेटिंग है। ठीक है, अब देखिए एस को अगर मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और पाई और एफ को मैं यहाँ नीचे ले आया तो मेरे पास ये इक्वेशन मिलेगी जिसे मैं बोलूँगा एम। तो ये कहलाएगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम इज इक्वल टू एच एस अपॉन पाई एफ। ठीक है, और इसका जो यूनिट होता है वो ये होता है मेगा जूल सेकेंड अपॉन इलेक्ट्रिकल रेडियन। तो अब यहाँ मैंने पाई की वैल्यू 180 रख दी है, तो एम इज इक्वल टू एच एस अपॉन 180 एफ। तो ये दो कांस्टेंट है, एक तो हमारा एच कांस्टेंट और एक हमारा एम कांस्टेंट। तो इस तरह से ये आज का लेक्चर मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ, जिसमें अपन ने स्विंग इक्वेशन के बारे में पढ़ा, उसका डेरिवेशन पढ़ा, स्विंग कर्व क्या होता है और एम और एच कांस्टेंट पढ़े। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि आप इसको अपने हाथ से दोबारा डिराइव करके बना के देखें, जिससे कि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। थैंक यू।